हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जनवरी 2023 महीने के संपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारत के प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम 1 किलोमीटर का एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो 2002 से 2016 में निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनके जो आसपास के लगभग 10 किलोमीटर की जो भूमि है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कम से कम जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हैं उसके जो आसपास से कम 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन तो होना ही चाहिए। जो इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त है। जो माधव गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति जो है वो इको सेंसिटिव जोन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां निषिद्ध है, कौन कौन सी विनियमित है और कौन कौन सी परिसीमित है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कौन कौन सी गतिविधियां निषिद्ध हैं। तो दोस्तों, जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं वहाँ पर वाणिज्यिक खनन, आरा, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, पर्यटन गतिविधियाँ जैसे राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, अपशिष्टों का निर्वहन या खतरनाक पदार्थों का जो उत्पादन है, ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जहां इको सेंसिटिव जोन में निषिद्ध की जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन कौन से जो गतिविधियां हैं जो विनियमित हैं, अर्थात आप उसे परमिशन के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पेड़ों की कटाई है, होटलों और रिसोर्ट की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उद्योग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन जैसे प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना और सड़कों को चौड़ा करना, ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिसे विनियमित किया जा सकता है। और दोस्तों, कुछ और अनुमति प्राप्त गतिविधियां देख लेते हैं, जैसे संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो इको सेंसिटिव जोन में अनुमति प्राप्त गतिविधियां हैं। तो दोस्तों, ये थे इको सेंसिटिव जोन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है एक शब्द है या शब्दावली है, वो है दोस्तों डीप फेक। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यथार्थवादी डिजिटल मिथ्याकरण के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की क्रिया जाने वाले डिजिटल मीडिया हेरफेर है। इसका जो उपयोग है फेक वीडियो बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो डीप फेक है वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किसी भी डिजिटल मीडिया में हेरफेर करने की एक तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग करके दोस्तों फेक मीडिया या फेक वीडियो बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है पारादीप बंदरगाह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित
भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। तो दोस्तों जो पारादीप बंदरगाह है वह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। और दोस्तों ये बता दें कि यह उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में इस बंदरगाह पर देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मानसिक कार्गो कार्य व्यापार दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इस चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इस प्रमुख बंदरगाह में इतिहास का सबसे अधिक मानसिक कार्गो व्यापार दर्ज किया गया है। 1966 में इसे भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था और यह स्वतंत्रता के बाद चालू होने वाला भारत की पूर्वी तट पर पहला बंदरगाह था। लौह अयस्क और कोयले ऐसे घटक हैं जिनका मुख्य रूप से इस बंदरगाह पर परिवहन किया जाता है। दोस्तों भारत में 13 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों में से 12 जो है दोस्तों भारत सरकार के स्वामित्व में है, जबकि एक जो है चेन्नई एल्नोर बंदरगाह एक निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। तो दोस्तों भारत में कुल 13 बंदरगाह है जिसमें 12 जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है और जो एक है वो निजी है। तो दोस्तों ये थे पारादीप बंदरगाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1914 में किया गया था। इस बार का जो वार्षिक सत्र नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस बार का जो मुख्य विषय है दोस्तों महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और तकनीक रखा गया है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह 2 ब्रिटिश रसायनज्ञों प्रोफेसर J.S. सिमोसेन और प्रोफेसर P.S. मैकमोहन के मौलिक विचारों की पहल है। तो दोस्तों ये थे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है कानिकरण। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह एक आदिवासी समुदाय है जो केरल तमिलनाडु के राज्यों के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। कनिकरण नृत्यम समूह नृत्य की एक रूप है जिसे ग्रामीण प्रसाद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कनिकरण अर्धघुमंतु है जो बांस और नरकट की अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। समुदाय विशेष रूप से शहद एकत्र करता है और खेती और मछली पकड़ना भी इन्हें पसंद है। तो दोस्तों जो कनिकरण है वो एक आदिवासी समुदाय है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से शहद इकट्ठा करते हैं, साथ ही साथ वे खेती करना और मछली पकड़ना भी इनका पसंदीदा कार्य है। और दोस्तों यह एक अर्धघुमंतु है जो बांस और नरकट की अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो जो दोस्तों जो सीमावर्ती गाँव में विकास और संचार को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। 2022 के बजट भाषण में इसकी चर्चा की गई थी। तो दोस्तों जो सीमावर्ती जो गांव हैं उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बजट 2022 में इसकी चर्चा की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्ट पहल की। तो दोस्तों ये जो है आयुर्वेद में चिकित्सा शोध को बढ़ावा देने के लिए ये पहल लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो दोस्तों ये भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थी। सावित्रीबाई फुले माली समुदाय की एक दलित महिला थी। 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया और ये स्कूल है दोस्तों देश का पहला लड़कियों का स्कूल बन गया। 1873 में फुले दंपति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो सावित्रीबाई फुले के बारे में है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है एशिया प्रशांत डाक संघ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। 1961 में मनीला में आयोजित एक डाक गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ है।
उस बैठक में 18 देशों ने इस कन्वेंशन को तैयार की जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। तो दोस्तों जो एशिया प्रशांत डाक संघ की जो स्थापना है दोस्तों वह 1962 में हुई थी, जिसे मनीला के जो गोलमेज सम्मेलन में से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में दोस्तों इसके 32 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय पहले 40 वर्षों से मनीला में ही था, किंतु 2002 में इसे बैंकॉक में परिवर्तन कर दिया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। इसके निर्देशक की बात करें दोस्तों तो जिसके निर्देशक 4 साल की अवधि के लिए चुना जाता है, जिसमें अधिकतम 2 कार्यकाल होते हैं। वर्तमान में दोस्तों इसके निर्देशक डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो कि भारत के हैं को चुना गया है। तो दोस्तों ये थे भारत एशिया प्रशांत डाक संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों आभा के बारे में। तो दोस्तों आभा का जो फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो दोस्तों 2021 में इसे प्रारंभ किया गया है और ये दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों की पहचान के लिए एक स्वास्थ्य खाता संख्या है जो 14 अंकों की पहचान संख्या होगी। तो दोस्तों जो आभा है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों की पहचान करने के लिए एक 14 अंक की पहचान संख्या होगी। इसे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी कार्ड के भी नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी कार्ड के नाम से जाना जाता था। इसे नेशनल अथॉरिटी NHA द्वारा चलाया जा रहा है और इसकी संख्या को आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर की मदद से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि इसकी संख्या को आपको जनरेट करना है तो अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है शीतलहर के बारे में। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान हो। तो दोस्तों जो मैदानी इलाके हैं वहाँ यदि आपको शीतलहर की घोषणा करनी है तो वहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री होना चाहिए और लगातार 2 दिनों तक जो सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप के होना चाहिए। यदि दोस्तों हम बात करें पहाड़ी इलाकों में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होने पर तो उसे शीतलहर घोषित किया जाता है। यदि दोस्तों न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारणों की बात करें तो इस क्षेत्र में बादलों के आवरण की अनुपस्थितियाँ, ऊपरी हिमालय में बर्फबारी से क्षेत्र की ओर ठंडी हवाओं का चलना और प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना की स्थिति, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो न्यूनतम तापमान में गिरावट करते हैं। तो दोस्तों ये थे शीतलहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है सांगो कांगजोई के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर सांगो कांगजोई है क्या। तो आधुनिक पोलो का एक प्राचीन पारंपरिक रूप है। तो दोस्तों जो सांगो कांगजोई है वो आधुनिक पोलो का एक पारंपरिक रूप है जिसे मणिपुर में संबंधित है। 1875 को अर्जेंटीना में पोलो का एक पहला आधारिक मैच खेला गया था। तो दोस्तों जो पोलो का पहला मैच खेला गया था वो 1875 में अर्जेंटीना में खेला गया था। राजाओं का खेल कहा जाने वाले पोलो दुनिया का सबसे पुराना टीम स्पोर्ट्स है। आधुनिक पोलो की उत्पत्ति मणिपुर के जो स्वदेशी खेल है दोस्तों जिसे संगोल कांगजोई से हुई है, जिसका उल्लेख 14वीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है। तो दोस्तों जो मणिपुर के जो स्वदेशी खेल है जिसे सांगो कोंगजाई कहा जाता है उसे वह आधुनिक काल में पोलो के रूप में उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों इसका जो उल्लेख है वो 14वीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है। भारत में पोलो को आधुनिक रूप से लाने का जो श्रेय है दोस्तों मुगलों को जाता है और ब्रिटिश शासक ने असम के सिलचर में एक पोलो क्लब की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे सांगो कांगजाई जो मणिपुर राज्य से संबंधित है, जो एक प्रकार के पोलो खेल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
आइए दोस्तों अब कुछ और अन्य टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो दोस्तों जल से विभिन्न प्रकार के जहरीले कार्बनिक अकार्बनिक आयनिक प्रदूषकों को हटाकर एक जल शोधन करने की एक विधि है, जिसे दोस्तों बायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहा जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह भारतीय डायस्पोरा अर्थात दोस्तों प्रवासी भारतीय के बारे में। तो दोस्तों भारतीय डायस्पोरा का मतलब उन भारतीयों से हैं जिनका जन्म तो भारत में होता है, लेकिन वह किन्हीं कारणों से विदेश में बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रवासी भारतीय प्रवासी होते हैं वो तो उसका जन्म तो भारत में होता है, लेकिन वह किन्हीं कारणों से विदेश में बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। हर साल दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वर्ष 2003 में इसे प्रारंभ किया गया है, तब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। लक्ष्मी सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसे मनाया गया है, इसे प्रारंभ किया गया है दोस्तों। वर्ष 2015 में प्रति 2 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। तो दोस्तों जब 2003 में इसे प्रारंभ किया गया था तो प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा था, किंतु 2015 से प्रति 2 वर्षों में एक बार इसे मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यदि बात करें 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, तो इसे मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया है। यदि दोस्तों हम प्रवासी भारतीय की स्थिति को जानें तो सबसे अधिक दोस्तों खाड़ी देशों में हैं, लगभग 8.5 मिलियन भारतीय प्रवासी जो खाड़ी देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों अमेरिका में, जो लगभग 4 मिलियन लोग हैं जो अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि बात करें दोस्तों पिछले 10 वर्षों में, तो पिछले 10 वर्षों में जो प्रवासी भारतीय की संख्या में 23% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये थे प्रवासी भारतीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह है एमसेंड। तो दोस्तों जो रेत, यह एक रेत है जो उद्योग में तैयार होती है। तो दोस्तों उद्योग में तैयार होने वाली रेत है, इसे एमसेंड कहा जाता है। आइए दोस्तों अब कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं, क्योंकि हाल ही में जब तुर्की में दोस्तों जैसा कि भूकंप आया है, तो उसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है। उसी के संदर्भ में देखते हैं कुछ और ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो इसे 2022 में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जो राहत है दोस्तों उसे 2015 में यमन संकट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और जो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग है दोस्तों उसे 2011 में गृह युद्ध के दौरान जो लीबिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। यदि बात करें दोस्तों ऑपरेशन सुकून की, तो इसे 2006 में दोस्तों इजराइल लेबनान वार में लेबनान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह है पृथ्वी टू मिसाइल। तो यह दोस्तों कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसे दोस्तों परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। ये 500 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार को ले जा सकता है। तो दोस्तों ये थे पृथ्वी टू मिसाइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है इंडियन स्कीमर के बारे में। तो ये दोस्तों जान लेते हैं, यह एक पंचचीता या पक्षीरा पक्षी है। तो जो इंडियन स्कीमर दोस्तों एक पक्षी है, यह केवल पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी मुहाने में इसके निवास स्थल बन गया है। यदि बात करें दोस्तों इसके IUCN की, तो वे लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में है और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे देखा जा सकता है। और यह अभ्यारण्य जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो दोस्तों जो इंडियन स्कीमर है एक पक्षी है जो IUCN के लुप्त प्राय प्रजाति में की श्रेणी में है और इसे दोस्तों भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है और इसे आप कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में देख सकते हैं। और जो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों VSHORAD मिसाइल प्रणाली। तो दोस्तों इसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम
मैनपेड है। यह दोस्तों कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को मारने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों ये थे VSHORADA मिसाइल प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने हॉकी के क्षेत्र में 8 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। 1928 से लगातार भारत के जो पुरुष हॉकी टीम है वो 8 ओलंपिक स्वर्ण पद जीते हैं। भारत 4 बार पुरुष हॉकी कप की मेज़बानी करेगा। पहली बार दोस्तों उन्होंने 1982 मुंबई में किया, दूसरी बार 2010 दिल्ली में किया गया, तीसरी बार दोस्तों 2018 उड़ीसा में, और वर्तमान 2023 में भी पुरुष विश्व हॉकी कप की मेज़बानी भारत करेगा, वो भी उड़ीसा में। यह पहली बार है दोस्तों जब ये आयोजन 2 शहरों में किया जाएगा, एक भुवनेश्वर और दूसरा है राउरकेला में। और दोस्तों जो हॉकी गोलकीपर है दोस्तों वो गेंद को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। तो दोस्तों ये थे पुरुष हॉकी विश्व कप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों ब्रासिलिया घोषणा। तो दोस्तों ये जो सड़क दुर्घटना में कमी लाना है और भारत इसका सदस्य है 2015 से। तो जो ब्रासिलिया घोषणा है दोस्तों भारत इसका सदस्य है 2015 से, और ये जो घोषणा है दोस्तों सड़क दुर्घटना से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात COP। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने दोस्तों वर्ष 2023 में COP28 की मेज़बानी करेगा। यह दोस्तों UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। COP की पहली बैठक दोस्तों 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। सम्मेलन समाप्त होने तक जो मेज़बान देश की सरकार 1 वर्ष के लिए COP की अध्यक्षता करता है। COP में जो निर्णय होते हैं दोस्तों वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यदि कोई पार्टी सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश नहीं करता है तो COP का जो आयोजन दोस्तों जो बॉन में स्थित उसके सचिवालय में किया जाता है। COP के जो अध्यक्ष दोस्तों आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होते हैं, जिसे COP के सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। वर्ष 2002 में दोस्तों जो COP8 हुआ था जिसकी अध्यक्षता भारत में की थी, जिसे दिल्ली घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे COP के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं UNFCCC के बारे में। तो दोस्तों वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन अर्थात UNFCCC पर हस्ताक्षर किए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1994 में UNFCCC लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। दोस्तों UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि है। यदि दोस्तों इसकी सचिवालय जो है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरों पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। दोस्तों भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन, UNFCCC, जैव विविधता सम्मेलन और भूमि अर्थात संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन पर तीनों रियो सम्मेलन के COP की मेज़बानी की है। तो दोस्तों ये थे UNFCCC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTEX। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ने वाली एक बहुमॉडलीय परिवहन मार्ग है। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए दोस्तों उत्तरी यूरोप से जोड़ने का एक बहुमॉडलीय परिवहन मार्ग है। यह दोस्तों ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 2000 को स्थापित एक परियोजना है।
दोस्तों इसमें वर्तमान में 11 नए सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया आदि शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मोचन NDRF के बारे में। तो दोस्तों वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ NDRF की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो NDRF की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई है। वर्तमान में दोस्तों NDRF में 12 बटालियन हैं, जिसमें दोस्तों BSF, CRPF से 3 बटालियन हैं और CISF, SSB और ITBP से 2 बटालियन शामिल हैं। यह बल दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। NDFC देश के साथ साथ दोस्तों विदेशों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे दोस्तों 2011 में जो जापान में जो सुनामी आई थी और 2015 में जो नेपाल में सुनामी आई थी, उसमें NDRF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यदि वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में यह NDRF तुर्की में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है INS वागीर के बारे में। तो कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जनवरी में नौसेना को सौंप दी जाएगी। भारत में इस पनडुब्बी का निर्माण दोस्तों मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया गया है। तो दोस्तों INS वागीर एक पनडुब्बी है जिसका निर्माण दोस्तों मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है, जिसमें नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया गया है। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, हर परिस्थितियों में कार्यरत है और सबसे कम समय में बनने वाली यह पनडुब्बी है। तो दोस्तों ये थे INS वागीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है लंबनी जनजाति के बारे में। तो दोस्तों एक कभी खाना बदोश जनजाति थी जो अफगानिस्तान से भारत आई थी, जो बैल एवं नमक के व्यापारी थे। यह मुख्य रूप से राजस्थान की एक जनजाति है। तो दोस्तों लंबनी जनजाति वर्तमान में दोस्तों मुख्य रूप से राजस्थान की एक जनजाति है, जो बैल एवं नमक के व्यापारी थे, जो अफगानिस्तान से भारत आए हुए थे। माना जाता है कि दोस्तों इन्होंने 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब को देश के दक्षिणी हिस्सों से सामान ले जाने में मदद की थी। तो दोस्तों ये थे लंबनी जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सांबर हिरन। तो दोस्तों यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्थानिक एक बड़ा हिरन है। और दोस्तों इसका जो IUCN स्टेटस है वो है संवेदनशील। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि बौद्ध मुद्राएं के बारे में। तो दोस्तों जो अभय मुद्रा है वह एक सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतीक है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो बोध गया में शाक्य मुनि बुद्ध को ज्ञानोदय की गवाही के लिए इस मुद्रा को पृथ्वी पर बुलाया गया था। यदि हम करण मुद्रा की बात करें दोस्तों तो यह बुराइयों एवं अन्य नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की मुद्रा है। यदि हम वरद मुद्रा की बात करें दोस्तों तो यह दान, करुणा और वरदान देने का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मुद्राएं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा। तो ये दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। 11 अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार की किसान सभा का गठन किया था। तो दोस्तों जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसे 1936 में लखनऊ अधिवेशन के तहत स्थापित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके जो महासचिव थे दोस्तों वो प्रोफेसर NG रंगा को चुना गया था। 1923 में ही दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा का गठन किया था। तो आइए दोस्तों और कुछ प्रांतीय और
सभा के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश प्रांतीय श्रेयस सभा, इसकी जो अध्यक्षता दोस्तों NG रंगा द्वारा 1928 में की थी। उत्कल प्रांतीय किसान सभा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में मालती चौधरी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो कृषक प्रजा पार्टी है दोस्तों, बंगाल में टेंसी एक्ट को लेकर अकरम खां, अब्दुल रहीम और फजल हुलक के प्रयासों से 1929 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है यानोमामी जनजाति के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिणी वेनेजुला के वर्षावनों और पहाड़ों में रहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और अपेक्षाकृत अलग थलग जनजाति है। यह अपने सभी सदस्यों के समान मानते हैं और उनका कोई मुखिया नहीं होता है। ये मृतक के जो लाश को जलाने के बाद उसके राख को परिवार के लोग खाते हैं और पूरे गांव के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो दोस्तों जो यानोमामी जनजाति है वो उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिण वेनेजुला के वर्षावन पहाड़ों में रहते हैं। इसके जो सभी सदस्य दोस्तों सभी एक समान होते हैं क्योंकि इनमें कोई मुखिया नहीं होता है। इनके जो सदस्य हैं दोस्तों, इनके सदस्यों की मृत्यु हो जाने के बाद उसको जलाने के बाद जो राख होते हैं दोस्तों उसको परिवार के लोगों को पिलाई जाती है और जो पूरा गांव है दोस्तों वो एक ही छत के नीचे रहता है। तो दोस्तों ये थे यानोमामी जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों 81 बॉन्ड के बारे में। 81 बॉन्ड एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसका कोई मैच्योरिटी अवधि नहीं होती है। बैंक इसे बेसल 3 नॉर्म्स को पूरा करने के उद्देश्य से पूंजी जुटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बॉन्ड ज़्यादा रिस्क और रिवार्ड की पेशकश करते हैं। ये बॉन्ड भी सूचीबद्ध होते हैं और एक्सचेंजों पर इन्हें खरीदा या बेचा जाता है। निवेशक इस बॉन्ड को जारी करता बैंक को वापस नहीं कर सकते हैं। 81 बॉन्ड जारी करने वाले बैंक किसी विशेष वर्ष के लिए ब्याज भुगतान को रोक भी सकती है या बॉन्ड के अंकित मूल्य को कम कर सकती है। जो 80 बॉन्ड को दोस्तों RBI द्वारा विनियमित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो 81 बॉन्ड होते हैं वो एक प्रकार की सिक्योरिटीज होती है। जो 81 बॉन्ड होते हैं दोस्तों इसकी कोई सिक्योरिटी अवधि नहीं होती है। इसे दोस्तों बेसल 3 नॉर्म्स के द्वारा उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है और ये अपने रिस्क पर होते हैं। दोस्तों ये जो बॉन्ड होते हैं इसे आप संबंधित बैंक को वापस नहीं कर सकते क्योंकि इसे आप एक्सचेंज के द्वारा आप इसे खरीद या बिक्री कर सकते हैं। तो दोस्तों जो 81 बॉन्ड है उसे RBI द्वारा विनियमित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 81 बॉन्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है इम्यूनिटी। तो आइए दोस्तों ये जान लेते हैं क्या है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रवृत्ति के लिए जिससे वह पहले की तरह एक समान खतरे का सामना करने पर अपनी प्रतिरक्षा को प्रतिक्रिया दोहराती है। तो दोस्तों इसे ही इम्यूनिटी कहा जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है एम्फेक्स के बारे में। तो यह भारत का एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है जो जल थल वायु सेना तीनों के द्वारा एक साथ किया जाता है। यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में इसका आयोजित किया गया है। तो दोस्तों जो एम्फेक्स है यह भारत का त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं और वर्तमान में दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है श्याममल्ल गोपीनाथ समिति के बारे में। तो यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। यह 5 सदस्यीय स्थायी बाह्यकर सलाहकार समिति है जिसका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्षों का होगा और इसका गठन दोस्तों RBI के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो श्याममल्ल गोपीनाथन समिति है वो 5 सदस्य स्थायी सलाहकार समिति है जिसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, जो यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए गठन किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों है टेक्सटाइड टीके के बारे में। तो दोस्तों रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं द्वारा बनाए गए हानिकारक उत्पाद का प्रयोग किया जाएगा।
जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है फाइटोरिक तकनीक। तो अपशिष्ट जल के उपचार की एक तकनीक है जो प्राकृतिक आर्द्र भूमि के सिद्धांत पर काम करती है। तो दोस्तों जो फाइटोरिक तकनीक है वो अपशिष्ट जल के उपचार की एक तकनीक है जो प्राकृतिक आर्द्र भूमि के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और अन्य टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। एक है दोस्तों स्पिरिट चैलेंज। तो आइए दोस्तों शब्दावली है क्या, तो भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य की एक पहल है। तो दोस्तों इसे स्पिरिट चैलेंज कहा जाता है। जो हमारा अगला शब्दावली है दोस्तों है मिशनर प्रभाव। यह पदार्थ की अतिचालिकता की अवस्था है। जो चेन्नई घोषणा है दोस्तों वो एंटीबायोटिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सिफारिशों की एक समुच्चय है। और दोस्तों हम बात करें माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट की, तो दोस्तों इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। रिब्रेटॉप पैक्ट की बात करें दोस्तों तो अगस्त 1939 में गुप्त वार्ता के कारण, जिसके कारण जो मास्को में जर्मन सोवियत अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों ये रिब्रेटॉप पैक्ट है जो मास्को में जर्मन और सोवियतों अनाक्रमण संधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है ऑपरेशन बद्र के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान सैनिकों की नियंत्रण रेखा जो LOC के भारतीय हिस्से की ओर से घुसपैठ शुरू कर दी है, इसलिए दोस्तों ऑपरेशन बद्र चलाया गया था। पेरिस सिद्धांत है दोस्तों, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए एक फाउंडेशन है। जो अगला टॉपिक है दोस्तों संयुक्त समन्वयन केंद्र, यह दोस्तों काला सागर अनाज पहल से संबंधित है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों पेरिस कॉल, ये साइबर स्पेस की सुरक्षा करने के 9 सामान्य सिद्धांतों को जो चर्चा और कार्यवाही के लिए क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसे ही पेरिस कॉल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों रंगनाथ मिश्र आयोग। तो दोस्तों ईसाई और इस्लाम में परिवर्तन अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया गया है। अगला है दोस्तों आईनिफ। तो दोस्तों एक ऐसी तकनीक है जो गर्भाशय के कैंसर की जांच करने के परिणामी तेजी से और सेकेंडों में देती है। तो दोस्तों जो आईनिफ तकनीक है वो गर्भाशय के जो कैंसर की जांच के लिए तत्काल और तेजी से परिणाम देती है। अगला टॉपिक है दोस्तों लंदन घोषणा। तो दोस्तों ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग से संबंधित है। अगला है दोस्तों साइबर नाइफ। तो दोस्तों ये एक पिन पॉइंट सटीकता के साथ ट्यूमर का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। तो दोस्तों जो साइबर नाइफ है वो ट्यूमर का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों इल्यूशन 38C ड्रैगन। तो दोस्तों ये एक लंबी दूरी तथा समुद्री सैनिक परीक्षण विमान है। तो जो इल्यूशन 38C ड्रैगन है दोस्तों ये एक लंबी दूरी का समुद्री सैनिक परीक्षण विमान है। अगला है दोस्तों बेरोजगारी जाल। तो ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है तो इसे ही बेरोजगारी जाल कहा जाता है। द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव की बात करें दोस्तों तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दोस्तों न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग। तो दोस्तों ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उप वर्गीकरण से संबंधित है। T+1 की बात करें दोस्तों तो शेयर बाजारों के निपटान की एक प्रणाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो जनवरी 2023 के महीने में थी। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।